हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप जहाँ भी हो ठीक हो, खुश हो, पढ़ाई कर रहे हो। हमारा चल रहा था क्लास 12 कॉमर्स का मैथ्स 2। हमने 2 टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट किए थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए कुछ नया टॉपिक नहीं है। ये हमने 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है और उसी को हम आगे दोहराने वाले हैं। तो एज सच कुछ ज़्यादा नया कंसेप्ट इसमें हम नहीं सीखने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो सर, पहली बात, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर मतलब क्या होता है? लीनियर लीनियर का मतलब होता है वन। लीनियर मतलब होता है वन। तो लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी? वन रहेगी। जैसे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता है ना। तो ये पावर क्या होगी? टू। जैसे कि ए स्क्वायर, ए रेस टू पावर 4। तो ये क्या होगी? पावर इसे बोलते हैं। जो रेस टू ऊपर लिखा होता है इसे हम पावर कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा? लीनियर मतलब वन। तो जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर कितनी होंगी? मैक्सिमम वन होगी। उनकी पावर कितनी होंगी? वन होगी। ठीक है। और वन पावर हम ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं, सिर्फ एक्स लिख दिया इसका मतलब इम्प्लाइड है एक्स टू द पावर वन। वाई लिख दिया इसका मतलब इम्प्लाइड है वाई टू द पावर वन। तो आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। तो सर लीनियर इक्वेशन दिखता कैसा है? तो लीनियर इक्वेशन ऐसा होता है कि जिसमें जो रेस्ट टू द पावर है वो ओनली वन होगा। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है। अगर मैं लिख दूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, अगर मैं ये लिख दूँ तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि इसमें एक्स की और वाई की पावर कितनी है? वन है। इसमें एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है या जो वेरी करते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स जो वेरी हो रहे हैं। ए बी और सी क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। ए बी और सी क्या है? कॉन्स्टेंट्स मतलब जिनकी वैल्यू हमें दे रखी होती है। ठीक है। जो चेंज नहीं होते, जो फिक्स्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, ए बी एंड सी। एक्स एंड वाई क्या है? वेरिएबल्स है। मतलब इसमें हम एक्स की कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, वाई की कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो उससे हम कहते हैं वेरिएबल्स। ए बी एंड सी आर दी कॉन्स्टेंट्स। अब ये जो है इसे हम क्या कहेंगे? ये जो फॉर्मूला, जो इक्वेशन मैंने लिखा है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर वन है विथ टू वेरिएबल्स। विथ टू वेरिएबल्स। ठीक है। टू वेरिएबल्स क्यों सर? क्योंकि इसमें दो ही वेरिएबल है। कौन से दो? एक एक्स, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। कौन से दो? एक्स एंड वाई। सर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स दे रखे हैं ना, इसीलिए हमने इसे लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स नाम दिया है। इसके अलावा 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स भी हो सकता है। लेकिन हमारा 12th का जो सिलेबस है वो इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली टू वेरिएबल्स। ओके। सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि आपको पहले से ही पता था, आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ रखी थी। ठीक है। तो आपको एक बार ये थ्योरी पढ़ के निकाल लेनी है आपके नोट्स में से। पहला पैराग्राफ थ्योरी का आपको पढ़ के कंप्लीट करना है। अब सर हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। हमने लीनियर इक्वेशन समझ लिया, अब समझेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होता है। देखो बेसिकली ये जो है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कंसेप्चुअल टॉपिक है जो रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। बिजनेस में बड़ी बड़ी कंपनीज इस कंसेप्ट का यूज़ लेती है फॉर डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। अगर फ्यूचर में अगर आप 12th के बाद में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसे कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, तो उसमें एक आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स वगैरह क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर ये वाले टॉपिक्स होते हैं। इनफैक्ट अगर आप बी स्कूल्स में जाते हो, एमबीए वगैरह करते हो, तो एमबीए में भी आपको ये जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से देखने मिलेगी। तो वो उसका बेस आज हम समझ लेते हैं। आइए। ठीक है।
तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें होता क्या है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट कम होंगी इसी का मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना, या एक तो सीधा सीधा हम प्रॉफिट बढ़ा लेंगे, या फिर हम हमारे खर्चे कम करेंगे, खर्चे कम करेंगे मतलब भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है एक तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, या और कुछ जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, एक तो हमारा प्रॉफिट बढ़ाना है, या फिर हमारी कॉस्ट कम करना है, या फिर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स दे रखे होंगे, उसमें हमें हमारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को शॉर्ट फॉर्म में LPP कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है कि हमारे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कैसे लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्सेज है, हमारी वांट्स कैसी है, वांट्स है सर अनलिमिटेड, हमें तो ऑडी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एप्पल का फ़ोन चाहिए, है ना, हमें घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, दौलत चाहिए, शौहरत चाहिए, राडो की घड़ी चाहिए सर हमें, ये हमारी ख्वाहिश है। लेकिन इन्हें फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो कैसे उनका कंस्टेंट है, वो लिमिटेड है। ठीक उसी तरह हम अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो हम तो चाहेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, लेकिन क्या ये मुमकिन है? प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज लगता है, मैन लगता है, मशीन लगता है, मनी लगता है, लेबर लगता है, ये सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो ये क्या अबंडेंट है क्या? नहीं सर, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है ना, लिमिटेड है, स्कार्स है। तो हमें हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको कुछ इस तरह से अलोकेट करना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन में जो भी ऑब्जेक्टिव दे रखा होगा, हमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। आई रिपीट, पूरा एलपीपी किस पे निर्भर करता है, एलपीपी क्या करता है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम एक ही चीज करते हैं, जो भी हमारे स्कैर्स रिसोर्सेज है या हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उनसे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकलना है, या उनसे हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, अगर कॉस्ट कम करना है तो हमारी कॉस्ट कम कैसी की जाए, तो वो हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करके हमें आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि दो तो नहीं, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर हमें ये पेन बनाना है तो ये पेन कैसे बनाए, एक तो हाथ से बना लेते हैं, या मशीन लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं, या हाईली ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करेंगे, या सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करेंगे, या इंपोर्ट करके बेच देंगे। बहुत सारे ऑप्शंस है ना। तो अलग अलग ऑप्शंस को कैसे इवैल्यूएट करना है, जैसे कि मान लीजिए हमारा फैक्ट्री है, हमें कैमलिन, और हम पेन भी बनाते हैं, हम पेंसिल भी बनाते हैं, ठीक है, दोनों भी पेन एंड पेंसिल एक ही तरह की एक एक्स नाम की मशीन में से होकर ही गुजरता है। तो हमने कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना चाहिए, ज़्यादा पेन बनाना चाहिए या ज़्यादा पेंसिल बनाना चाहिए? सॉरी हमने कौन सी क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है, ये हमें डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे श्लोक बोल रहा है सर पेन भी बना लेते हैं, पेंसिल भी बना लेते हैं, लेकिन फिर बाद में लारेब बोला सर मशीन का टाइम, मशीन के आवर्स तो लिमिटेड है ना, एक मशीन है, एक मशीन दिन में मैक्सिमम 20 घंटा चलती है सर, तो ये 20 घंटे में तो लिमिटेड आउटपुट ही आएगा। तो हमें ये जो 20 आवर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, ये हमें अलोकेट करना है। क्या करना है? अलोकेट करना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या करता है? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करता है। क्या करता है? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमें हेल्प करता है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। These problems are related to efficient use of limited resources like raw material, manpower, availability of machine, time, cost of material and so on. ठीक है, मैथमेटिकल टेक्निक डिजाइन टू हेल्प फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग में यूज हो रहा है।
ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, इसे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन मतलब बेस्ट पॉसिबल यूज, ऑप्टिमम यूज मतलब एकदम परफेक्ट यूज कर रहे हैं हम किसी भी प्रोडक्ट का। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सर्टेन फंक्शंस कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। मान लीजिए हमें हमारा प्रॉफिट बढ़ाना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मान लीजिए हमें हमारा कॉस्ट कम करना है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, कॉस्ट रिडक्शन। जब मैं न्यूमेरिकल दिखाऊंगा तब आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस नोन एज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस है ना, उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। जैसे कि क्या कंस्ट्रेंट है यहाँ पे हमें क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पेन और पेंसिल का प्रोडक्शन बढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ाना है। लेकिन कंस्टेंट क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, हमारे पास भैया जी सिर्फ 20 घंटा है। 20 आवर्स में हम जितना मैन्युफैक्चर करते हैं सिर्फ उतना ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कंस्टेंट फंक्शन है। क्या है, कंस्टेंट फंक्शन कंस्टेंट है ये, ठीक है। अब देखते हैं लीनियर implies all the mathematical functions containing variable of index 1। देखो पावर 1 है ना, इंडेक्स 1, ओके। LPP may be defined as the problem of maximizing or minimizing a linear function subject to linear constraint। हमारा LPP में ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको एकदम मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू जो कंडीशंस है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो कंस्ट्रेंट्स है, उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या क्या है, एक तो भैया जी डिसीजन वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है। वो बाद में आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें करना है, ये अभी आपको नहीं समझेगा तो चिंता की बात मत करना, चिंता मत करना। हम क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी। कंस्ट्रेंट्स मतलब लिमिटेशंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, एंड नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स मतलब टाइम 0 से कम हो सकता है क्या, ऐसा है क्या कि मशीन का टाइम, मशीन की अवेलेबिलिटी -5 आवर्स है, ऐसा है क्या, नहीं। नॉन निगेटिविटी, एक तो आप मशीन चलाओ मत मतलब 0, या चलाओ तो मतलब पॉजिटिव। तो कंस्टेंट कैसे रहेंगे, नॉन निगेटिव कंस्टेंट्स रहेंगे। निगेटिव कंस्टेंट्स भी रहते हैं लेकिन वो MBA वगैरह में होता है। अभी एट दिस मोमेंट हमारे सिलेबस में सिर्फ नॉन निगेटिव कंस्टेंट्स हैं। तो ये अभी आपको समझ नहीं भी आया तो चिंता नहीं करना, अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा ठीक है। हमें पहले हमारे डिसीजन वेरिएबल x और y फॉर्म करना, फाइंड कर, चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं फिर उसके बाद में इसका मेथड देखते हैं, क्योंकि अगर अभी आपको स्टेप्स बता दी तो आपको बाउंसर जाएगा। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आप बोलेंगे सर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है और हमने ऑलरेडी 8th 9th 10th में ये कर रखा है सर, ठीक है। तो चलो एक देखते हैं एक्सरसाइज सॉल्व एग्जाम्पल्स, चलो ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस बाइसिकल एंड ट्राइसिकल, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है वो क्या क्या कर रहा है, वो एक तो बाइसिकल सब बना के बेचता है और दूसरा एक तो वो ट्राइसिकल, ठीक है। बाइसिकल क्या होती है, वो 2 चक्कों वाली जो लॉकडाउन के बाद काफ़ी प्रचलित फेमस हो गई है हर कोई शौक में खरीद रहा है, फिर OLX पे 50% कम दाम में बेच रहा है, बाइसिकल। ट्राइसिकल मतलब 3 चक्कों वाली जो जैसे कि रिक्शा होता है हमारा, कटला होता है, वो ट्राइसिकल। टू बी प्रोड्यूस विच मस्ट बी प्रोसेस थ्रू 2 मशीन्स A एंड B। कैसा है, बाइसिकल एंड ट्राइसिकल बनाने के लिए हमें 2 मशीन्स का यूज़ करना पड़ता है, एक मशीन A एंड एक मशीन B। मशीन A हैज़ मैक्सिमम ऑफ 120 आवर्स। मशीन A में मैक्सिमम कितने आवर्स है, 120 आवर्स अवेलेबल होते हैं। एंड मशीन B 180 आवर्स। मशीन B का टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 180 आवर्स। मैन्युफैक्चरिंग अ बाइसिकल रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑन मशीन A। अगर हमें एक साइकिल बनानी है तो मतलब एक बाइसिकल बनानी है तो मशीन A के 4 आवर्स लगते हैं एंड 10 आवर्स ऑफ मशीन B के 10 आवर्स लगते हैं और अगर हमें ट्राइसिकल बनानी है तो 6 आवर्स ऑफ मशीन A एंड 3 आवर्स ऑफ मशीन B लगता है। इफ़ प्रॉफिट्स आर ₹65 फॉर अ बाइसिकल, प्रॉफिट कितना है सर, हमें साइकिल बना के बेचेंगे तो 65 रुपीज़ पर बाइसिकल का प्रॉफिट है और ट्राइसिकल का 45 रुपीज़ का प्रॉफिट है।
हमें क्या कहता है, फॉर्मुलेट एलपीपी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हमें एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना है जिसके वजह से हमारा क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो। क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? हमारे पास क्या क्या चीज़ है, देखो, एक तो हम साइकिल बाइसिकल बनाते हैं, एक ट्राइसिकल बनाते हैं, ठीक है। दो मशीन है हमारी, मशीन ए एंड मशीन बी। मशीन ए के मैक्सिमम आवर्स है 120 आवर्स, मशीन बी के मैक्सिमम आवर्स है 180 आवर्स। बाइसिकल, एक बाइसिकल को मशीन ए में 4 आवर्स लगते हैं और मशीन बी में 10 आवर्स लगते हैं। उसी तरह ट्राइसिकल को मशीन ए में 6 आवर्स लगते हैं और मशीन बी में 3 आवर्स लगते हैं, ठीक है। एक बाइसिकल का प्रॉफिट है 65 और एक ट्राइसिकल का प्रॉफिट है 45। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारा प्रॉफिट अर्न करना है। तो कोशिश करते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो, एक बार करो कोशिश। जम रहा है? चलो रौनक सर आप ही बता दो, रौनक सर आप एक बार बता दो, बाकी की 6.1 एक्सरसाइज पूरी हम कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? चलो सोल्यूशन बनाते हैं। लेट एक्स let x be the number of bicycles and y be the number of tricycles to be sold, ठीक है। x बाइसिकल बनानी है, y ट्राइसिकल बनानी है हमें, ठीक है। तो हमारा तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, फॉर्म्यूलेटिंग द इक्वेशन, ठीक है, z मैक्स, ठीक है। हमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो एक साइकिल पे कितना प्रॉफिट है, 65। एक बाइसिकल पे 65 का प्रॉफिट है। हम कितनी बाइसिकल बना रहे हैं, x बाइसिकल बना रहे हैं हम, कितनी x, तो हमें 45x, बाइसिकल से प्रॉफिट कितना होगा 45x, प्लस एक ट्राइसिकल पे प्रॉफिट कितना है 45। हम कितने ट्राइसिकल बना रहे हैं, हम y ट्राइसिकल्स बना रहे हैं 65x और हम ट्राइसिकल कितनी बना रहे हैं y, तो प्रॉफिट कितना होगा 45y, ठीक है। ये समझ में आया क्या? हमने क्या किया, सीधा सीधा अज्यूम किया कि हम x बाइसिकल्स बना रहे हैं और y ट्राइसिकल्स बना रहे हैं, ठीक है। हम x बाइसिकल्स और y ट्राइसिकल्स बनाएंगे और एक बाइसिकल पे कितना प्रॉफिट है 65, तो x बाइसिकल पे कितना प्रॉफिट होगा 65x, एक ट्राइसिकल पे कितना प्रॉफिट है 45, तो y ट्राइसिकल्स पे कितना प्रॉफिट होगा 45y। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इसलिए हमने लिख दिया z मैक्स। z क्या है, z, लेट z बी द प्रॉफिट, है ना। z मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे हम कहेंगे z, z मैक्स हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का है, इसलिए मैंने छोटे में लिखा है z मैक्स, ठीक है। अब सर ये तो आ गया हमारा इक्वेशन, कोई कंस्ट्रेंट्स है क्या, कोई रिस्ट्रिक्शंस है क्या? यस बिल्कुल है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। क्या कंस्ट्रेंट्स है सर,
सर वो जो दो मशीनरी है ना, मशीनरी ए एंड मशीनरी बी, उसका टाइम अवेलेबल रिस्ट्रिक्टेड है। कितना है सर? मशीन ए का 120 आवर्स है, मशीन बी का 180 आवर्स है। तो 120 आवर्स हम यूज़ की, और साइकिल को कितना लगता है? 4 आवर्स, 6 आवर्स। एक साइकिल को 4 आवर्स लग रहा है, तो एक साइकिल को कितना लगेगा? 4x, है ना। एक साइकिल 4 आवर्स में बन रही है, तो x साइकिल कितने आवर्स में बनेगी? 4x आवर्स में। एक ट्राईसाइकिल 6 आवर्स में बनती है, तो y ट्राईसाइकिल्स कितने आवर्स में बनेगी? 6y। लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम अवेलेबल कितना है? 120 आवर्स, है ना, 120 आवर्स। ठीक उसी तरह एक साइकिल मशीन बी पे कितना समय लगाती है? 10, तो x साइकिल कितना टाइम लगाएंगी? 10x। ठीक उसी तरह एक बाइसिकल मशीन बी पे कितना टाइम लगाती है? 10, तो x बाइसिकल कितना टाइम लगाएंगी? 4x। एक बाइसिकल मशीन बी पे कितना टाइम लगाती है? 10 आवर्स, ठीक है, तो x बाइसिकल कितना लगाएंगी? 10x। एक ट्राइसिकल मशीन बी पे कितना आवर्स लगाती है? 3 आवर्स, तो y ट्राइसिकल कितना लगाएंगी? 3y। कितना मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है? 180 आवर्स। 180 आवर्स, कितना? 180 आवर्स। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आर कंस्टेंट, ठीक है, ये आ गया। बाद में क्या ऐसा हो सकता है कि हम -1 साइकिल बनाए, -1 बाइसिकल बनाए, या -1 ट्राइसिकल बनाए? नहीं। तो इसका मतलब क्या है सर? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक तो हम बाइसिकल बनाएंगे ही नहीं, या बनाएंगे तो कुछ पॉजिटिव नंबर में बनाएंगे, नेगेटिव नंबर में बनेगी क्या? नहीं। ठीक उसी तरह ट्राइसिकल -1 बनेगी क्या? नहीं। एक तो हम बनाएंगे ही नहीं, मतलब 0 या 0 से ज़्यादा, है ना। तो ये क्या हो गया? नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट। ये क्या हो गया? नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट, ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ फॉर्मूलेशन है, मतलब हमें ये बना के, इक्वेशन बना के रखना है, सॉल्व नहीं करना है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको एग्जैक्ट नंबर मालूम पड़ जाएगा कि आपने कितनी साइकिल बनानी चाहिए और कितनी ट्राईसाइकिल बनानी चाहिए, किस चीज़ के लिए आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो एक बार इनका आंसर देख लो। लेट z be the profit which can be made by manufacturing and selling x tricycle and y bicycle। चलो इन्होंने x y उल्टा उल्टा लिया, तो 6x + 4y लेस देन और इक्वल टू 120। देखो ये ऐसा बनाना ज़रूरी है, आपको बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा अगर आप बना लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है, तो आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कन्फ्यूजन कम होता है। जैसे कि मुझे अभी बाइसिकल ट्राइसिकल के नाम में कन्फ्यूजन हो रहा था, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 45x + 65y, तो ये हमारा मैक्सिमाइज ऐसा हो गया। तो आपने ऐसा लिख लेना, मैक्सिमाइज z मैक्स लिखो तो भी चलता है, ठीक है। ट्राइसिकल x ए के कितने आवर्स लगते हैं? 6, बी के कितने लगते हैं? 3, ठीक उसी तरह 4, ऐसा ये सब दिया है, ठीक है। कंस्टेंट्स क्या है? 6x + 4y लेस देन 120, 3x + 10y लेस देन 180, और नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स। अच्छा, इन्होंने इसको सिर्फ कंस्टेंट्स लिखा है, मैंने ये भी बता दिया कौन सा कंस्टेंट है वो, अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आर कंस्टेंट। सिर्फ कंस्टेंट्स लिखो तो भी चलेगा, या ऐसा मैंने जैसे लिखा है वैसे लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बना के आपको सिर्फ छोड़ना है। अभी एज ऑफ नाउ हमारे सिलेबस में सिर्फ फॉर्मूलेशन है, हमारे सिलेबस में सिर्फ फॉर्मूलेशन है, तो आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप ये इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट वाला सिचुएशन आएगा। चलो कॉपी कर लो। एक काम करता हूँ, मैं आपको ये सॉल्व करके भी बता देता हूँ। एक न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, आपको सेटिस्फेक्शन आएगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज़ क्या है, ठीक है। इसके आगे ये क्या है? ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। इक्वल है क्या? इक्वल टू की साइन है क्या? नहीं। लेस देन और इक्वल टू है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब हम क्या करते हैं? कन्वर्टिंग लीनियर
इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज, ठीक है, वी गेट, हमें दो इक्वेशन मिलते हैं 10x प्लस 3y इक्वल्स टू 180, लेस देन और इक्वल टू था तो मैंने उसको इक्वल टू कर दिया, क्यों? बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड इन इक्वालिटीज इंटू इक्वालिटी। 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 120 आवर्स, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20x प्लस 6y इक्वल्स टू 360, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 120, ठीक है। क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है? ये बच रहा है सर 16x इक्वल्स टू ये कितना हो रहा है? 240, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा? 240/16। इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, और उसे अगर आप इक्वेशन में पुट करो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू मिल गया हमको 15। तो अब x का वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 150 प्लस 3y इक्वल्स टू 180। मैंने क्या किया? पुट x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इससे मुझे 3y इक्वल्स टू 30 मिल गया, y इक्वल्स टू 10 मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने x मतलब 15 बाइसिकल्स बनानी चाहिए और y मतलब 10 ट्राइसिकल्स बनानी चाहिए, ठीक है। और एक बाइसिकल पे प्रॉफिट कितना है भैया जी? एक बाइसिकल पे प्रॉफिट है 65 और 45, तो इंटू 65 इंटू 45, तो ये जो भी आएगा ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। अगर आप इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को दूसरे इसमें दूसरा कोई नंबर बनाते हो तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम आ ही नहीं सकता। ये एकदम ऑप्टिमम सिचुएशन है। आपको 15 बाइसिकल्स बनानी है और 10 ट्राइसिकल बनानी है, तो जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है वो प्रॉफिट आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। अगर आप चेंज करते हो, जैसे कि आप 10 बाइसिकल और 15 ट्राइसिकल बनाने जाते हो, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं आएगा। या ऐसा हो सकता है कि आप इतना बना ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जो कंस्टेंट है हमारे पास, कंस्टेंट क्या है? ये जो टाइम है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ये अवेलेबल नहीं होंगी हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया 15 बाइसिकल और 10 ट्राइसिकल, ये कैसे आया? ये कंस्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये कंस्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारा ये आया। और जो प्रॉफिट है ये मैक्सिमम है, इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ही नहीं है इस दुनिया में कि हमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट आया, ठीक है। तो चलो इसको आप कॉपी कर लो एक बार जल्द से जल्द। एग्जाम में सिर्फ ये रेड इंक वाला ही लिखना है, ग्रीन इंक हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर भी आपके तसल्ली के लिए मैंने एक बार सॉल्व किया। आपको एक होमवर्क है, आपको ये इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन लगता है तो वो बताना है, आपको बताना है, आपको मुझे प्रूफ करना है कि रौनक सर आपने जो इक्वेशन दिया है या आपने जो सॉल्यूशन दिया है वो मैक्सिमम प्रॉफिट का सॉल्यूशन नहीं है, इससे ज़्यादा भी हमें दूसरे कॉम्बिनेशन में प्रॉफिट आ सकता है। ये आपको मुझे ढूंढ के बताना है कौन से इसमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये मुझे आपको देख के बताना है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो ये जल्द से जल्द।
या आपको आपके नॉलेज के लिए लिख के रखना है तो ये भी लिख के रख लो। ठीक है, कोई भी डाउट्स आते हैं, क्वेरीज आते हैं तो नीचे नंबर दिए रखा है, उस नंबर पे आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है, उससे आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, ये सेशन यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल।